बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज का जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो लीडिंग एंड मैनेजिंग पीपल के सेक्शन में से है, विच इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। भाई ऑर्गेनाइजेशन में यकीनन एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बनती है, लोगों के लिए बनती है, और वहाँ पे काम भी लोगों के लिए ही हो रहा होता है, उनके लिए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाए जा रहे होते हैं। तो लोग, जैसे कि हमें पता है कि आप और मैं, हम सब मुकम्मल हर स्किल नहीं सीख सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं 100%, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे स्विमिंग भी आती हो, मुझे स्पोर्ट्स भी आता हो, मुझे क्रिकेट भी आता हो, मुझे हॉकी भी आता हो, मुझे बास्केटबॉल भी आता हो, मुझे टेनिस भी आता हो और मुझे कबड्डी भी आती हो। ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, मगर ये बहुत मुमकिन है और ये ऐसा होना चाहिए कि मैं किसी एक स्पोर्ट की स्पेशलिस्ट बन जाऊं। Like for example, maybe I'm a really good swimmer and I know very good swimming. बट ये जरूरी नहीं कि मुझे सारे ही स्पोर्ट्स आते हैं। इसी तरह दूसरे इंसान भी ऐसे ही हैं, जैसे आप हो सकता है क्रिकेट में बहुत अच्छे हो मगर दूसरे स्पोर्ट्स में अच्छे ना। मगर अगर हमें एक स्पोर्ट्स सेंटर स्टार्ट करना है एज अ बिजनेस, तो ये एक इदारा बनेगा। तो इस इदारे में क्या सिर्फ मैं अकेले रहकर काम कर सकती हूँ? क्या ये इदारा सिर्फ मेरे काम करने से कामयाब हो सकता है? नहीं। नहीं। सो हमें क्या चाहिए? हमें बहुत सारे लोग चाहिए। अगर बहुत सारे नहीं तो कम से कम 8 तो हो, 6-8 तो हो, कि जो 6-8 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 6 अलग अलग स्पोर्ट्स हो रहे हैं, फिर ग्रेजुअली हम बढ़ाते जाएं। या कम से कम 4 तो हो, 4 अलग अलग स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स, एक स्विमिंग का, एक क्रिकेट का, एक मे बी हॉकी का, एक बास्केटबॉल का। कम से कम 4 से तो शुरू हो। तो ये 4 मिलकर यस ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकते हैं। इवन 3 भी मिलकर एक इस तरह का स्पोर्ट्स सेंटर स्टार्टअप कर सकते हैं। ग्रेजुअली लोग आते जाते हैं, ज्वाइन करते जाते हैं और इदारा बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पोर्ट्स सेंटर है कामयाब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग शोबे के एक्सपर्ट्स, अपने अपने स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। सो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि ये इदारा बहुत अच्छी सर्विसेज भी दे रहा होगा और कामयाब भी होगा इंशाल्लाह। अब सवाल ये है कि भाई ये चैप्टर है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के ऊपर। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अब ये लोगों की सिलेक्शन कैसे की जाए? अब देखो, ये 3 दोस्त थे, टॉम, डिक एंड हैरी। ठीक है, टॉम जो है क्रिकेट का एक्सपर्ट था, हैरी जो है स्विमर था, डिक जो है अपने अल्लाह भला करे टेबल टेनिस का एक्सपर्ट था। ये तीनों दोस्तों ने सोचा स्पोर्ट्स सेंटर शुरू करते हैं और इन्होंने स्टार्ट किया। अब इन्होंने एडवर्टीजमेंट पोस्ट की, जॉब एडवर्टीजमेंट, कि भाई हमें चाहिए मजीद लोग जो स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स हों, जो अपने जो किसी भी शोबे के एक्सपर्ट हो, मगर द फील्ड इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। अब लोगों ने एप्लीकेशंस देनी शुरू की, एप्लीकेशंस भर भर के आ रही है। अब एप्लीकेशंस में क्या है, सीवी, हर कोई अपनी सीवी भेज रहा है और हर किसी की सीवी बड़ी शानदार नजर आ रही है। अब क्या करें? कैसे करें रिक्रूटमेंट, कैसे करें सिलेक्शन, किसको अपने साथ टीम का हिस्सा बनाएं और किसको ना बनाएं? तो ये हम इस चैप्टर में देखेंगे कि चल क्या रहा है और ये क्या प्रोसीजर है। So we have 10 topics overall: recruitment, selection, responsibility for recruitment and selection, the recruitment process, advertising vacancies, a systematic approach to selection, selection methods and outline, interviews, selection testing, other selection methods, and evaluating recruitment and selection practices. Recruitment का क्या मतलब है, बिलाल? What do you understand by this term recruitment? जी बिलाल।
यानी कि वो एम्प्लॉय को ले लेना काम करने के लिए। इसका एक इजी वर्ड क्या है जो हम यूज करते हैं? हायरिंग। वी आर हायरिंग experts or we are hiring professionals. ठीक है, that is recruitment. All right, starting with the definition. Please read. स्क्रीन ब्लैंक हुई हुई है। Screen blank हुई हुई है। अब नहीं, ब्लैंक ही है। अभी नहीं, ब्लैंक है। कैसे हो सकता है? अब देखो। नहीं, ब्लैंक हुई हुई है। मैं लीव करके ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ, आप रीजॉइन कर दो। जी फिलहाल विजिबल है। विजिबल है। Please read the definition. Effective recruitment practices ensure that a firm has enough people with the right skills. Right, enough people हो and with the right skills. जो जिस चीज का भी कारोबार है तो यकीनन वो लोग हो। अब अगर आपने एक नया नया सैलून खोला है, बार्बर, नाई की दुकान, तो वहाँ कम से कम आपके पास 3 बंदे तो हो ना, जो जानते हो बाल काटना, जो जानते हो शेव कैसे करते हैं, जो बेसिक फेशियल जानते हो, मतलब कुछ बेसिक चीजें तो उनको आती हो ना। तब आप एक नाई की दुकान खोल सकते हो, छोटी सी। और अगर आपके पास एक बंदा भी नहीं है तो फिर आप सिर्फ एक बंदे हो, तो आप तब भी शुरू कर सकते हो, आपको लोग ज्वाइन कर लेंगे। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं होती, एक से ही सफर शुरू होता है और फिर काफिला बनता चला जाता है। ऑलराइट, प्रोसेस क्या है? Process can be broken down into 3 main stages. The first one is defining requirements कि भाई हम क्या चाह रहे हैं, हमारी जो वैकेंसी है, जॉब की जो पोस्ट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, हमें किस तरह का बंदा चाहिए, कौन से स्किल सेट्स के साथ चाहिए, तो वो पहले आप डिफाइन करते हो। फिर आप एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक जॉब एडवर्टाइजमेंट बनाते हो कि जिसमें रेलेवेंट एप्लीकेंट्स जो हैं या आपके टारगेट एप्लीकेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो। एंड देन फाइनली व्हेन यू रिसीव द एप्लीकेशंस, अब आपका काम शुरू होता है सिलेक्शन का।
कि भाई क्या करें, कौन सी सीवीज को सिलेक्ट करें, किस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करें, उस किसको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएं, किसको आगे तक भेजें, सो वन एंड सो फोर्थ। देन रिक्रूटमेंट पढ़िए। बिलाल पढ़िए। This process can be broken down into three main stages: defining recruitment, attracting applicants, selecting. Requirement is the part of the process concerned with finding applicants. पूरा पढ़िए। It is a positive action by management going into labor market, internal and external, communicating opportunity information and generating interest. And what is selection? Selection is a part of employee resourcing process which involves choosing between applicants or jobs. It is largely a negative process, eliminating unsuitable applicants. इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या बताया गया है उन्हें डेफिनेशन में? ये पॉजिटिव ये है कि जो है वो जॉब पे रख देते हैं, और नेगेटिव ये है कि जो कि सूटेबल नहीं होते उन्हें निकाल देते हैं। पॉजिटिव एक्शन है कि आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आप लेबर मार्केट में एंटर हो रहे हैं, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल। आप लोगों को बता रही हैं कि भाई हमारे पास वैकेंसी है, और आप उनका इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं। आप बता रहे हैं फलानी जॉब है, बड़ी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, और ये और वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। So that's the process which is called a positive action. When you enter into the stage of selection, over here now your negative process begins कि किसको चूज करें, और जो अनसुटेबल एप्लीकेंट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाए, उनके एप्लीकेशंस को हटाया जाए, साइडलाइन किया जाए, इंटरव्यू में जो फेल हो जाए उसको साइडलाइन किया जाए। सो दैट इज द मेन मेजर डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इम्पोर्टेंस क्या है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की, वो हमने थोड़ी मतलब जब हमने स्टार्ट किया चैप्टर इंट्रोडक्शन में हमने वो समझा कि भाई जाहिर है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो अकेला बंदा तो नहीं चला सकेगा ना ऑर्गेनाइजेशन, और अकेले बंदे का नाम ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। अकेले बंदे का नाम होता है इट्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, या फिर सोल ट्रेडर, ठीक है, वो अकेला बंदा लगा हुआ है। जब उसको ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज को तब्दील करना है, अपने कारोबार को तब्दील करना है, उसे लोग चाहिए, और उन लोगों के लिए वो फिर क्या करेगा, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसीजर करेगा। एंड स्पेशली वो लोग चाहिए जो उसके कारोबार के स्किल सेट्स को रखते हो, या उसके कारोबार के रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज रखते हो। तो ये जरूरत पेश आती है फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, जरा पढ़िए। The recruitment process involves personal and line managers. Sometimes will help of recruitment consultants. क्या कह रहे हैं? अब यहाँ तो हमने बात की, जब हम बात कर रहे थे हमने बात की कि एक नया नया आपने शुरू किया है कारोबार और आप उसको ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील करना चाहते हैं, तो उसके लिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होगी। मगर जब कारोबार ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तो तब भी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस चलता ही रहता है। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, क्योंकि जाहिर है कुछ लोग कभी छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोगों के साथ कोई जिंदगी में कोई हादसा हो गया, कोई वाकयात हो गए, जॉब पोस्ट खाली हो गई, वैकेंसी हो गई, तो इसलिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता ही रहता है। तो बात जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े लेवल्स पे होती हैं, वो स्पेशली रिक्रूटमेंट का अलग डिपार्टमेंट बना देती है कि भाई इनका काम ही यही है कि वो हायर और फायर करेंगे, इनका काम ही यही है कि एम्प्लॉयज पर नजर रखेंगे, इसको एचआर डिपार्टमेंट कहते हैं। इनका काम ही यही है कि ये लेबर्स एम्प्लॉयज को तनख्वाहें देंगे और हायरिंग और फायरिंग करेंगे। तो अब इस प्रोसेस में
ये इन्वॉल्व करते हैं कभी कभी पर्सनल स्पेशलिस्ट को। पर्सनल स्पेशलिस्ट यानी कि जो जानते हो, इस बात का इल्म रखते हो कि भाई एम्प्लॉइज और लेबर्स को किस तरह हैंडल करना चाहिए, या मतलब जिनका एक खासा एक्सपीरियंस हो इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए, जिसकी वजह से उनका एक एक्सपीरियंस है कि भाई मैं देख के साथ बता सकता हूँ सामने वाला बंदा टिकेगा या नहीं टिकेगा, भले जितना भी स्किलफुल हो वो हमारे पास काम करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन की एक कंसर्न होता है। क्या कंसर्न होता है भाई, ये जो एचआर डिपार्टमेंट है ये फ्री का तो नहीं चल रहा ना, दिस इज हैविंग अ कॉस्ट, प्लस द प्रोसेस ऑफ हायरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट also has a cost, plus after hiring there is a cost of training the new employees। तो ये सारी कॉस्ट जो है वो किसको बेयर करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि भैया एक दफा ऐसे बंदे को हायर करो जिसका पक्का यकीन हो कि ये हमारे साथ लॉन्ग टर्म में काम करेगा, ताकि क्या हो, हमारा ये हायरिंग पे जो पैसे खर्चे हुए, ट्रेनिंग पे जो पैसे खर्चे हुए, हमारे जो एचआर डिपार्टमेंट का टाइम लगा, वो सब वेस्ट ना हो। और वो मतलब जाहिर है कम से कम मेरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल तो काम करे ना कम से कम, ठीक है। तो ये एक कंसर्न होता है ऑर्गेनाइजेशन का। एंड आपको पता है कि जब आप न्यूली कहीं भी ज्वाइन करते हैं, आपको जाते साथ यूजुअली लोग ट्रेन नहीं करते। क्यों? वह आपको देख रहे होते हैं, परख रहे होते हैं कि 3 दिन में बंदा कहीं भाग ना जाए, 4 दिन में बंदा भाग ना जाए, 1 महीने में बंदा भाग ना जाए, तो हम क्यों अभी से इसको ट्रेन करें, आराम से बैठे रहने दो, देखते हैं इसको ये कितना तपड़ है इसमें। तो तकरीबन 1 हफ्ता वो लगा देते हैं ट्रेनिंग शुरू करते करते, फिर हल्का हल्का कुछ बताना शुरू करते हैं, एंड देन फिर फुल फ्लैश ट्रेनिंग करते हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, लोग ट्रेनिंग 3 मंथ्स की ट्रेनिंग एक टर्म होता है, प्रोसेस होता है। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग लेके लोग स्विच कर देते हैं जॉब, कहीं और चले जाते हैं किसी और कंपनी में। तो ये भी एक ट्रेंड है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन घबराते हैं। तो लिहाजा वो क्या करते हैं, वो ये सब चीजों से बचने के लिए पर्सनल स्पेशलिस्ट हायर कर लेते हैं कि भैया तुम तो इंसान को देखते ही पहचान जाते हो ये टिकेगा नहीं टिकेगा, तो जरा तुम भी साथ आ जाओ, या तुमको हम पे करते हैं तुम हमारे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करो। लाइन मैनेजर्स जो जाहिर है जिन्होंने काम लेना है, जो सुपरवाइजर होते हैं या मैनेजर्स होते हैं, इनके अंडर उस टीम में चलना है, तो वो भी मौजूद होते हैं। And sometimes with the help of recruitment consultants. Of course, there are consultants and experts for this as well, जो कि आपको मशवरा देते हैं, एडवाइस करते हैं based on the application, based on the performance, based on the interview of the candidate. Next, senior managers. जाहिर है जब जूनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी होती है तो कभी कभार सीनियर पोस्ट के लिए भी वैकेंसी हो जाती है। सीनियर्स बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो अब इनकी इनकी जगह को कैसे फिल किया जाए, जरा पढ़िए। फिलहाल पढ़िए। See, senior man, senior managers, directors may be involved in recruiting people from within outside the organization for senior positions or in authorizing key appointment. For more other positions, they will not be directly involved. However, they are responsible for human resource planning, identifying the overall skill need of the organization and types of people it wishes to employ, perhaps as part of the corporate mission statement. तो यहाँ हमें बात क्या पता चल रही है कि सीनियर मैनेजर्स और डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं इन रिक्रूटिंग पीपल, मोस्टली फॉर सीनियर पोजीशंस एंड मोस्टली फॉर की पोजीशंस, ठीक है। तो ये लोग भी इन्वॉल्व होते हैं एक इम्पोर्टेंट पोजीशन की हायरिंग के लिए। द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, हमने अभी अभी देखा कि एचआर डिपार्टमेंट ये तमाम चीजों को डील करता है, और उसका रोल क्या है या फंक्शन क्या है, जरा जल्दी से पढ़ डालिए।
बिलाल पढ़िए। Assessing needs for human resources, maintaining records of people employed, keeping in touch with with trends into labor market, advertising for new employee, ensuring the organization complies with equal opportunity and other legislation, designing application form, liaising with recruitment consultant, preliminary interviews and selection testing. Preliminary interviews and selection testing, ठीक है, ये तमाम क्या हो गए, रोल्स हो गए ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। लाइन मैनेजर्स, इन मेनी केसेस द रिक्रूट्स प्रोस्पेक्टिव बॉस will be involved in the recruitment। जैसे कि मैंने कहा कि ये लाइन मैनेजर है, इसके अंडर 10 लोगों ने काम करना है, तो जाहिर है अगर इसकी ये दो पोजीशंस खाली हैं तो ये यहाँ पे फिल करने के लिए ये भी बैठेगा टीम में, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में ये भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि उसको बेहतर पता है कि इसको कौन से कैसे लोग चाहिए इस टीम में मर्ज इन होने के लिए, ठीक है, तो इसलिए इसकी इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। In larger organizations, line managers may be responsible for इन चीजों के लिए asking for more human resources, advising on skill requirements, selection interviewing, having a final say in the selection decision. Then recruitment consultants. Recruitment consultants कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है, जरा इनकी रोल्स पढ़िए। Analyzing or being informed for the requirement, helping to drop, offering advice on job depreciation, descriptions, person specification, and other equipment selection, as designing job advertisement, screwing applications so that most obviously unsuitable are weeded out immediately, helping with shortlisting for interviews, advising on conducting first round interviews, offering a list of suitable candidates with notes and recommendations. राइट, तो ये सारा रोल किसका है, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट का। इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ आ रहा हो? नहीं। फैक्टर्स इन आउटसोर्सिंग डिसीजन। भाई बाज़ औक़ात क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस बाहर से एक्सपर्ट्स बुला लेती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, उनको ऐसा नहीं है कि परमानेंटली हायर कर ले ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो तो फिर एक फिक्स कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, हर महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। तो जिस वक्त कोई इंपॉर्टेंट की पोजीशन के लिए हायरिंग करनी होती है तो ये लोग क्या करते हैं, आउटसोर्स कर लेते हैं। तो आउटसोर्स करने के लिए कौन से सर्कमस्टांसेस होने जरूरी हैं, ये आपके सामने है, जरा जल्दी से पढ़िए इसे। पहला है कॉस्ट, कि अगर खुद से करेंगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, अगर बाहर से आउटसोर्स कर लेंगे तो कॉस्ट जरा मुनासिब पड़ रही है। मोर ओवर टाइम का भी इशू होता है कि अगर हमारे एचआर डिपार्टमेंट के पास टाइम नहीं है और ये इम्पोर्टेंट पोस्ट है तो हम आउटसोर्स कर लेते हैं। नेक्स्ट पढ़िए। The level of expertise package and contract with the consultant can bring on the process. The level of requirement expertise available within the organization, whether there is a need of impartially, which can only be filled by outsider trained in objective measurement. Fresh blood is desired in the organization. Fresh blood से मुराद है कि एक fresh सोच, एक नया जावे नजर, न्यू पर्सपेक्टिव। क्योंकि जब आपको न्यू रिजल्ट्स चाहिए तो आपको एक नया जावे नजर चाहिए, क्योंकि आप एक ही ट्रैक पे चल चल के या एक ही स्ट्रेटजी पे चल चल के हो सकते हैं आपको वैसे डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिल रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि चलो एक दफा आउटसोर्स करके भी देख लेते हैं, शायद हमें ही हायर करना नहीं आता, हम जिसको हायर करते हैं वो 1 साल में भाग जाता है बंदा ट्रेनिंग लेकर, तो जरा बाहर से हायर करके देखते हैं, हो सकते हैं उनकी एक्सपर्टीज या उनका कोई तरीकेकार हो, वो सही से वो बंदे को परख सकते हो, उनके पास वो स्पेशल एक्सपर्टीज हो। नेक्स्ट, Whether the use of an outside agent will be supported or rejected by in-house staff. Whether the organization
एक इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि इसको हम यूं समझे ना इसको हम यूं समझ सकते हैं कि जैसे कि एक फैमिली है और वो अपने बेटे के लिए एक रिश्ता तलाश कर रही है। तो अब अगर घर वालों में से कुछ सजेशन मिलता है कि हाँ फला लड़की को ये अच्छी है, इससे शादी कर लो, तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि चलो मतलब घर के बंदे ने मशवरा दिया। और अगर कोई बाहर वाला कोई मशवरा दे तो उनको डाउट होता है कि भाई ये मतलब कभी ऑब्जेक्शन होता भी है, कभी खुशी से एक्सेप्ट हो जाता है। तो अगर ऑब्जेक्शन है तो जाहिर है बाहर वाले का फैसला नहीं माना जाएगा, या अगर बाहर वाले का फैसला मान भी लिया जाए किसी कारण लेकिन घर वाले खुश नहीं होंगे कि भाई ये कौन सी लड़की आ गई है, उसने बोला और हमने शादी भी करा दी, ये कोई तरीका है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। और अगर घर वाले सपोर्टिव हैं तो अच्छी बात है, फिर आप रिश्ते वाली को भी बोल सकते हैं, आप मैरिज की वेबसाइट्स भी हैं वहां से भी ले सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू फाइंड योर लाइफ पार्टनर। तो इसी तरह यहाँ पे एम्प्लॉय का सीन भी यही है कि एम्प्लॉयज अगर घर वाले सिलेक्ट करते हैं, घर वाले यानी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे सिलेक्ट करते हैं, हायर करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे एम्प्लॉयज को, दूसरे मेंबर्स को मसला नहीं होता यूजुअली। लेकिन अगर कोई बाहर वाला आके सिलेक्ट कर रहा होता है तो बाज औकात ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती। वो बोलते हैं नहीं ये क्या, ये कौन सा तरीका है, वो आके बताएंगे कि हमारे पास और कौन लोग को काम करना चाहिए, हम ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कौन हमारे साथ काम कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। नेक्स्ट। नेक्स्ट Whether the organization offers support or house staff in marketing, HR, digital standard are not tied by status or rank and can discuss problems freely at all levels. Time consultants will need to learn about the vacancy, the organization, and its requirement. Supply of labor. If there is a large and reasonably accessible pool of labor from which to fill a past post, consultant will be less valuable, and if the vacancy is standard one and there are ready channels for reaching labor such as journals, the use of specialists may not be cost effective. राइट। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हो गए कि जो कंसिडर किए जाएंगे बिफोर वी मेक अ डिसीजन कि हमें ये आउटसोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस एक्सपर्टीज को। नेक्स्ट, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बड़ी Requirement is a systematic process of identifying and defining skill needs, attracting suitably skilled candidates. identifying and defining skill needs and attracting suitable skilled candidates. So what is the systematic approach? Number one, the number one, it is human resource planning. Defines what resources the organization needs to meet its objectives and what sources of labor, internal or external, are available. तो एक तरह से आप एनालिसिस करते हो, किसका एनालिसिस करते हो? ह्यूमन रिसोर्स के। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है, नीड्स क्या है, कौन किस तरह का लेबर चाहिए, स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए या न्यू चाहिए, जो यंग हो, फ्रेश हो, कौन चाहिए। ये जब आप तय कर लेते हैं तो आपका अगला स्टेप होता है कि आप जॉब एनालिसिस करते हैं कि भाई आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और पर्सन स्पेसिफिकेशन क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी जॉब की नोयत, या जॉब में कौन कौन से टास्क शामिल होंगे, क्या टाइमिंग होगी, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, स्टैंडर्ड क्या होगा। पर्सन स्पेसिफिकेशन की वो पर्सन, वो इंसान को कैसा होना चाहिए उस जॉब में फिट बैठने के लिए, उसके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, ये सब पर्सन स्पेसिफिकेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट, recruitment as such begins with the identification of vacancies.
दरअसल जैसे ही पता चलता है कि अच्छा फलानी पोस्ट खाली हो गई है, वेकेंट हो गई है, तो वहां से सिलसिला शुरू होता है कि आप फिर रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स प्लान करते हैं, जॉब रिक्विजिशन फ्रॉम अ डिपार्टमेंट दैट हैज अ वैकेंसी, मतलब डिपार्टमेंट ने खुद बोला कि भाई हमारा एक मेंबर मिसिंग है या 10 दिन हो गए आ नहीं रहा, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, काम जो है पेंडिंग पर जा रहे हैं। प्रेपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजिंग, फिर एडवर्टाइजमेंट बनाई जाएगी और उसके 3 मेन मुद्दे होंगे या एम्स होंगे। पहला एम होगा अट्रैक्ट अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ पोटेंशियली सूटेबल कैंडिडेट्स। दूसरा, गिव अ फेवरेबल बट एक्यूरेट इंप्रेशन ऑफ जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई जॉब किस नोयत की है और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, क्लियरली बताना चाहिए। नेक्स्ट, equip those interested to make an appropriate application, जो लोग इंटरेस्टेड है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो इजी तरीका हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। Then recruitment merges into selection, यहाँ तक रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर एंड होता है और सिलेक्शन का शुरू हो जाता है कि एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और अब आपको प्रोसेस करना है, एप्लीकेशंस को असेस करना है कैंडिडेट्स को थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू टेस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड देन फाइनली नोटिफाई करना है एप्लीकेंट्स को कि जो सिलेक्ट हो जाते हैं फाइनल स्टेज के लिए एंड फाइनली जो रिक्रूट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड हो जाता है जब एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका कि हाँ अब तुम यहाँ जॉब करोगे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सैलरी है और तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड 3 मंथ्स का है, जो भी सारी बातें हैं, तुम्हारा बोनस इतना होगा, तुम्हारी कटौती इतनी होगी, सो ऑन एंड सो। Job analysis, competences and job design. पढ़िए। Job analysis determine the requirement for a job. Job tasks are out in a job description. A job specification describe the skill of competence required for the job. A person specification desires the sort of person suitable for the job. क्या कह रहे? ये कह रहे हैं कि जो जॉब एनालिसिस है वो डिटरमाइन करता है जॉब की रिक्वायरमेंट और जॉब की डिस्क्रिप्शन, और जो जॉब के स्पेसिफिकेशन है वो डिस्क्राइब करता है स्किल्स जो कि रिक्वायर्ड होती हैं जॉब के लिए, और स्पेसिफिकेशन बताती हैं पॉइंट टू बी कि नोट, कैसे जॉब डिस्क्रिप्शन में टास्क्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं और जॉब स्पेसिफिकेशन में स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज जो चाहिए एक बंदे में उस जॉब को कैरी आउट करने के लिए वो वो बताया जाए, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब टास्क, ड्यूटीज क्या होंगी, जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब उस बंदे के पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। अब इसको हम थोड़ा मिसाल से समझते हैं कि आपका स्पोर्ट्स सेंटर है और वहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक स्विमर चाहिए, स्विमर की जॉब या स्विमिंग ट्रेनर की जॉब वेकेंट है, ठीक है। द जॉब इज स्विमिंग ट्रेनर, ठीक है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन ये होगी कि उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा ट्रेनिंग देना, टू टीच हाउ टू स्विम, किसको, टू टीच हाउ टू स्विम, किसको सिखाना है भाई, बच्चों को, किसको सिखाना है भाई, बड़ों को, मेल्स को, ठीक है। और क्या है भैया, कितने आवर्स की ड्यूटी है, 8 घंटे की, सुबह 4 घंटे और शाम में 4 घंटे। इस तरह से ये क्या हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है कि भैया स्विमिंग का एक्सपर्ट हो, स्विमिंग एक्सपर्ट, ठीक है, और कम से कम 2 साल का स्विमिंग किसी भी अकेडमी से उसका एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और प्लस लाइफ सेविंग स्किल्स जानता हो। लाइफ सेविंग स्किल्स यानी अगर कोई डूब रहा है बंदा तो उसको कैसे बचाया जाता है और उसके लिए क्या टेक्निक्स होती हैं वो उसको आती है। तो ये 3 स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज हैं जो रिक्वायर्ड। So this is the difference between, this is job description and this is job specification. Person specification describes the sort of person suitable for the job. Person specification में क्या आ जाएगा कि भाई we are looking for a trainer who is age 30 to
40, 30 to 40 के दरमियान कोई भी एज हो उस बंदे की। वी आर लुकिंग फॉर अ पर्सन जिसको कोई रात में एक्स्ट्रा शिफ्ट काम करने से कोई दिक्कत ना हो। वी आर लुकिंग फॉर अ पर्सन कि जो मतलब मोस्ट प्रॉब्ली मुस्लिम ना हो। क्यों? क्योंकि मुस्लिम होगा तो उसको लेडीज को सिखाने का मसला होगा, वो लेडीज को नहीं सिखाएगा। तो हम ऐसा चाहते हैं कि जो लेडीज को भी सिखा ले, जो मेन जेंट्स को भी सिखा ले और जो बच्चों को भी सिखा, हम ऑल इन वन चाहते हैं। तो ये हमारी पर्सन स्पेसिफिकेशन होगी। अब ये कोई स्किल तो नहीं है ना? क्या ये कोई स्किल है? नहीं। ये जो 3 चीजें मैंने मेंशन की, क्या ये कोई स्किल है, कोई कॉम्पिटेंसी है? नहीं। बस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ प्रेफरेंसेस हैं, प्रेफरेंसेस, ठीक है। सो दिस इज नोन एज पर्सन स्पेसिफिकेशन। अक्सर आपने उस एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, मैरिज के एडवर्टाइजमेंट में पर्सन स्पेसिफिकेशन वहाँ होती है कि भाई वी आर लुकिंग फॉर अ ब्राइड जो 5'3" हो, वी आर लुकिंग फॉर अ ब्राइड जो खाना पकाना जानती हो और जो मतलब एक अच्छे फैमिली से हो और फलानी और ढिमकानी हो, वो सारी पर्सन स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पर्पस ऑफ द जॉब पता होना चाहिए, मतलब जॉब एडवर्टाइजमेंट में पर्पस ऑफ द जॉब बताओ, कंटेंट ऑफ द जॉब बताओ, अकाउंटेबिलिटीज बताओ, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बताओ, रिस्पांसिबिलिटी बताओ। यानी ये सब इंफॉर्मेशन जरूरी है उस बंदे के लिए जो जिसने बैठ के अभी एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करना है। तो उसको ये सारी बातें पता होंगी तो वो उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन करेगा, उस हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएगा और उस हिसाब से जॉब स्पेसिफिकेशन बनाएगा और उस हिसाब से पर्सन स्पेसिफिकेशन बनाएगा। अगर उसको पता ही नहीं इन सब चीजों के बारे में तो वो कैसे बनाएगा ये सब, राइट? ऑलराइट, कॉम्पिटेंसीज किसे कहते हैं? पढ़िए। A current approach to job design is development and outlining of competence. A person competence is capacity that leads the behavior that made the job demand within the parameter of the organizational environment and that in turn brings out desired result. कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है? कैपेसिटी दैट लीड्स टू बिहेवियर दैट मीट्स द जॉब डिमांड्स within the parameters of the organizational environment and that in turn brings about desired results. कॉम्पिटेंसीज में आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट भी आ जाता है, पर्सनल एस्पेक्ट भी आ जाता है, वर्क बेस्ड एंड ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट भी आ जाते हैं, जेनेरिक कॉम्पिटेंसीज भी आ जाती हैं जो मतलब एक जनरली पाई जानी चाहिए उस तरह के जॉब करने वाले लोगों में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बैंक्स के लिए जो पोस्ट खाली होती है बैंक्स, ठीक है, तो उसमें ज्यादातर कॉमन कॉम्पिटेंसी क्या है कि भाई उनका फाइनेंस या उनके नंबर्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। नंबर्स अच्छे होने के मुराद क्या है कि उनकी कैलकुलेशन एक्यूरेसी, फाइनेंस में उनका दिमाग चलना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये जेनेरिक कॉम्पिटेंस है, ठीक है। जनरली जो इस तरह के जो लोग बैंक में जॉब करते हैं उनका ये होता है, उनको नंबर्स से प्यार, ठीक है। अच्छा, बिहेवियरल, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? अगर बैंक में फ्रंट में बैठे हैं तो पब्लिक डीलिंग होगी, पब्लिक डीलिंग होगी तो पब्लिक से डीलिंग, सोशल स्किल्स अच्छे होने चाहिए। फिर ऑक्यूपेशनल कॉम्पिटेंसीज, अगर पब्लिक डीलिंग पर नहीं है, बैक एंड पे है तो जाहिर है फिर क्वालिफाइड होने चाहिए ताकि उनको पता हो कि किस तरह से तमाम चीजें वर्क करती हैं, किस तरह से टेक्निकलिटीज को हैंडल करना है, किस तरह से कैलकुलेशंस करनी है या किस तरह से बैंक की चीजों को मैनेज करना है या जो सॉफ्टवेयर है उसे ऑपरेट।
So we have some competencies: intellectual, interpersonal, adaptability, results. Intellectual, दिमागी तौर पे strategic perspective, analytical judgment, planning and organizing. Interpersonal, managing staff, persuasiveness, assertiveness and decisiveness. Interpersonal, sensitivity, oral communication. Adaptability, flexibility, coping with change. Results, initiative लेना, motivation to achievement, business sense. इनमें से कोई एक बात जो ना समझ आ रही हो? नहीं. These competencies can be elaborated by identifying positive and negative indicators. All right, next coming to the job design. जॉब डिजाइन यानी कि जॉब स्पेशलाइजेशन, जॉब में क्या टास्क होंगे, जो हमने ऊपर पढ़ा, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, वो सब इसमें फॉल करते हैं. टू व्हाट एक्सटेंट डज द वर्कर हैव कंट्रोल ओवर द वर्क, भाई उसको कितने हम पावर या अथॉरिटी देंगे जो भी वो जॉब कर रहे हैं, उसका बिहेवियर किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग किस तरह से दी जाएगी, ये सब जॉब डिजाइन में शामिल होता है. जॉब डिस्क्रिप्शन हम देख चुके हैं, इसलिए हम दोबारा इसको नहीं देख रहे. पर्सन स्पेसिफिकेशन, अगेन पर्सनल स्किल्स, क्वालिफिकेशन, innate ability, motivation, personality. रॉजर्स 7 पॉइंट प्लान. रॉजर्स 7 पॉइंट प्लान क्या कहता है कि रॉजर ने डिवाइस किया है एक फ्रेमवर्क फॉर सिलेक्शन प्रोसेस कि आप सिलेक्ट कैसे करो, किस बेस पे करो. तो उसने बोला कि भाई 7 एरियाज हैं, 7 डायमेंशंस हैं, इनको देखो. पहला डायमेंशन है फिजिकल मेकअप. फिजिकल मेकअप यानी कि अपीयरेंस, स्ट्रेंथ, हेल्थ. भाई खुद एक कमजोर सा बंदा है, वो कैसे स्पोर्ट्स करवाएगा, वो खुद थक रहा है भाग के, वो कैसे लोगों को भागने का वर्कआउट करा सकेगा. जिम के लिए अगर किसी को हायर कर रहे हैं तो वो खुद उसकी बॉडी नहीं बनी हुई, वो लोगों को कैसे इंस्पायर करेगा कि जिम में आओ, बॉडी बनाओ, राइट. तो फिजिकल मेकअप. देन अटेनमेंट्स, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, करियर अचीवमेंट्स क्या है, जनरल इंटेलिजेंस कितनी है, एवरेज है, अबव एवरेज है, कॉमन सेंस कितना है, स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब मेंटल शार्पनेस कितनी है. ये छोटा सा टेस्ट होता है, वो जॉब वाले लेते हैं, कंपनीज लेती हैं यूजुअली टू गेट टू नो द एप्टीट्यूड ऑफ एनी पर्सन. इंटरेस्ट क्या है, किस तरह के शौक रखते हैं, मैकेनिकल है, पीपल रिलेटेड है, डिस्पोजिशन काम है, इंडिपेंडेंट है, सर्कमस्टांसेस, लोकेशन कहाँ रहते हैं, गाड़ी ओन करते हैं नहीं करते, क्योंकि ये सब देखना पड़ेगा ना कि उनके घर से हमारा वर्क प्लेस कितना दूर है. अगर दूर है तो चांसेस हैं कि उसको मुश्किल हो कन्वेंस में, तो जाहिर है फिर उसकी सैलरी उस हिसाब से रखनी चाहिए कि उसको मोटिवेशन मिले आने की. नहीं तो वो इतनी दूर से आएगा और वो उसका आधे से ज्यादा उसके किराए में लग जाएगा, तो वो क्यों कर जॉब करेगा, वो बोलेगा मेरे तो मेरा आधे से ज्यादा किराए में जा रहा है, तो सच्चा मैं कोई करीब में जॉब कर लूँ. यस और नो. तो रॉजर कहते हैं ये 7 पॉइंट प्लान को सामने रखते हुए इन सातों डायमेंशंस पर नजर डालिए बिफोर सिलेक्टिंग योर कैंडिडेट. देन रिक्रूटमेंट पॉलिसी. बड़ी Detailed procedures for recruitment should only be devised and implemented in the context of a fair, constant, and coherent policy or code of conduct. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो ये पॉलिसी है ये डिटेल्ड होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए. Right. So detailed procedure for recruitment should only be devised and implemented in the context of a fair, consistent, and coherent policy or code of conduct. भाई रिक्रूटमेंट पॉलिसी सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं एक दफा जब आपने पॉलिसी बना दी तो अब आप ऐसा नहीं करना कि आज पॉलिसी ये है तो कल कुछ और.
एक बंदे के लिए ये है, दूसरे बंदे के लिए कुछ और नहीं। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन दैट पॉलिसी एंड इट शुड बी फेयर। ठीक है, अगर एक क्राइटेरिया आपने बना दिया है कि इस क्राइटेरिया पे जो पूरा उतरेगा हम उसको जॉब देंगे, तो फिर आप उस पर कायम रहें और आप उसी को फिर जॉब दें जो इस क्राइटेरिया पे फुलफिल हो, उतरे। देन रिक्रूट और प्रमोट। रिक्रूट करना चाहिए, फ्रेश हायरिंग करनी चाहिए, या प्रमोट कर दें पुरानों को ताकि वो जॉब वैकेंसी फिल हो जाए। बढ़िए। A recruitment policy should cover such areas as the factor to be considered when deciding whether to recruit some for outside or promote or transfer someone from existing workforce instead. क्या कह कह रहे हैं कि जो पॉलिसी है ये उन फैक्टर्स को कवर करे और उसके बाद फिर देखे कि बाहर से यानी कि जॉब देनी चाहिए या प्रमोट करना चाहिए या ट्रांसफर करना चाहिए। भाई, तो जाहिर है वो कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, और वो फैक्टर्स कौन से हैं कि वो देखेंगे कि भैया मेरे पास अवेलेबिलिटी है क्या करंट स्टाफ की। अगर मैं एक शख्स को जो ऑलरेडी इस लेवल पे काम कर रहे हैं उसको यहाँ से प्रमोट करके यहाँ ले आऊँ, तो यहाँ भी तो जगह खाली हो जाएगी ना, तो इसको कौन फिल करेगा। तो ये बड़ा सोच समझ के उनको ये करना पड़ेगा। एंड दूसरा कि ये बंदा जो इस लेवल पे काम करने का आदी है, वो क्या यहाँ पर आकर इस लेवल पर आकर एडजस्ट कर सकेगा, इस पोस्ट का हक अदा कर सकेगा, केपेबल है नहीं, ये सब देखना। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी इन द एक्सटर्नल लेबर पूल। एक्सटर्नल लेबर पूल को भी देखना है। एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन डिसीजंस, टाइम फॉर इंडक्शन, स्टाफ डेवलपमेंट, फ्रेश ब्लड, ये सब वो फैक्टर्स हैं कि जो जिसको सामने रखते हुए ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या हमें प्रमोट करना चाहिए या हमें बाहर से न्यू एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस को, सारे फैक्टर्स को वो कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज। बढ़िए। Job advertising is aimed at attracting quality applicant and aiding selection. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो जॉब एडवर्टाइजिंग होती है उसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो क्वालिटी एप्लीकेंट्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। Job advertising is aimed at attracting quality applicants and aiding self selection. मतलब उनकी जॉब एडवर्टाइजमेंट इतनी प्रिसाइज हो ना, इतनी प्रिसाइज और एक्यूरेट हो कि वो पढ़ के बंदे को खुद समझ आ जाए कि मैं इस जॉब में मुझे जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो सोच समझ के अप्लाई करेगा। तो जो लोग अप्लाई करेंगे तो वो समझ जाना कि उन्होंने पूरा पढ़ के अप्लाई किया है, तो वो सब ऑलरेडी, मतलब एक होता है ना कि टाइम बचेगा। नहीं तो 1000 एप्लीकेशन आ जाएंगी। अब आपके पास इतना टाइम थोड़ी है कि आप 1000 एप्लीकेशन को बैठ के गो थ्रू करें और फिर सिलेक्ट करें। तो आप एड जो होता है ना, जॉब एड, वो उस तरह का ही बनाओगे, इतना प्रिसाइज और जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ताकि बस वही लोग आपके पास आए जो जेन्युइन हो और जो इन सारी बातों पर उतरते हो। तो अब हो सकता है कि सिर्फ 30 एप्लीकेशन आए, अब उस 30 में से सिलेक्ट करना आपके लिए आसान, टाइम भी कम लगेगा। ठीक है। क्वालिटीज ऑफ अ गुड जॉब एडवर्टाइजमेंट, क्या क्या अच्छी बात है। कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव, इतना बड़ा भी ना हो जॉब एड के पढ़ते पढ़ते ही रात हो जाए। अट्रैक्टिव, पॉजिटिव एंड ऑनेस्ट, रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट टू द जॉब एंड द एप्लीकेंट, स्किल्स वगैरह सारी उसमें मेंशन्ड हो। जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन मौजूद हो। कंटेंट्स ऑफ अ जॉब एडवर्टाइजमेंट। पढ़िए। The organization, its main business and location, at least the job title, main duties and responsibility, and special features, conditions, special factors affecting the job, qualification and experience required and preferred, other attributes, aptitudes and or knowledge required,
rewards, salary, benefit, opportunity for training, career development, and so on. Application process, how to apply to whom and by date, by what date. बाय व्हाट डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉब एडवर्टाइजिंग मीडिया, किस मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज किया जाए? प्रिंट फॉर्म में जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, इंटरपर्सनल मीडिया यानी कि आपने फ्रेंड सर्कल में बता दिया तो फ्रेंड्स ने आगे अपने सर्कल में बता दिया। तो आप कौन सा मीडिया चूज करते हैं ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आपके सामने ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इन हाउस मैगजीन, प्रोफेशनल न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर, लोकल रेडियो, जॉब सेंटर, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी करियर ऑफिसेस, इंटरनेट, सो ऑन एंड सो forth. Choosing. बढ़िए। The choice of advertising medium depends on such criteria as reach, targeting, and cost. आप मीडिया किस बेस पर चूज करोगे? नंबर 1 अपनी रीच, नंबर 2 आपका टारगेट क्या है, नंबर 3 आपका बजट है। ठीक है, तो ये सब बेस पर आप करोगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक एडवर्टाइजमेंट लगानी है जिसमें मैं चाह रही हूँ कि यंग प्रोफेशनल्स हो, यानी कि उनका एज ग्रुप होगा 18 से 22 साल की उम्र के लोग होंगे, ठीक है, जो फ्रेश अभी कॉलेज से निकले हैं और जिनको जॉब चाहिए, तो मैं उनकी तलाश में। तो अब आपको क्या लगता है कि इस जॉब के लिए क्या मुझे न्यूज़पेपर चूज करना चाहिए एज अ मीडियम या फिर मुझे इंस्टाग्राम चूज करना चाहिए? Instagram. एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि ये एज ग्रुप न्यूज़पेपर से छू के भी नहीं गुजरे, ठीक है, न्यूज़पेपर को देखते भी नहीं है। तो मैं अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर दूं तो मेरी तो वो पैसा वेस्ट हो जाएगा और मुझे कोई ढंग की एप्लीकेशंस भी नहीं मिलेंगी, राइट? तो मुझे इस हिसाब से चूज करना चाहिए मीडियम कि भाई मेरी टारगेट है क्या, मैं किन लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, किस तरह के लोग मैं हायर करना चाह रही हूँ, तो वो ज्यादा कहाँ मौजूद होंगे, किस प्लेटफॉर्म पे मौजूद होंगे, तो मुझे वहाँ एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। सो एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीजें हैं आप और देखोगे? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ मीडियम, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ जॉब, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, रीडरशिप एंड सर्कुलेशन, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें आप देखेंगे। सिस्टमैटिक अप्रोच टू सिलेक्शन, The process of selection begins when the recruiter receives detail of candidates interested in the job. A systematic approach includes shortlisting, interviews, and other selection methods, decision making, and follows up. सिलेक्शन के प्रोसेस में शॉर्ट लिस्टिंग आ गई, इंटरव्यूइंग आ गई, एंड देन फाइनली डिसीजन मेकिंग कि क्या फैसला है और फॉलो अप यानी उसको इन्फॉर्म करना। So deal with responses to job advertisements, assess each application, sort applications, invite candidate for interview, reinforce interviews with selection testing, review uninterviewed possibles and marginals, send standard letters, make a provisional offer. तो ये 8 स्टेप्स हैं जो सिलेक्शन के अंदर फॉल करते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्शन मेथड्स इन आउटलाइन। A selection method and limit are limited in their ability to predict future job performance. सिलेक्शन मेथड्स लिमिटेड हो जाते हैं। आप सिलेक्ट तो करते हो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, एप्लीकेशन के बेस पे, कैंडिडेट के बेस पे, उससे मिलकर, उससे इंटरव्यू लेकर, मगर क्या वो फ्यूचर में परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, जब वो ज्वाइन कर लेगा, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। ये तो जब वो ज्वाइन करेगा तब की तब पता चलेगी कि भाई प्रैक्टिकली वो कितना पानी में है। सीवी तो बड़ी शानदार थी, इंटरव्यू तो बड़ा शानदार दिया, अब वो प्रैक्टिकली कितने पानी में ये तो बाद में ही पता चलेगा। और ये सिलेक्शन मेथड का आप कह लें एक वीकनेस है
एक लिमिटेशन है, एक फ्लॉ है। रेंज ऑफ मेथड्स, किन किन मेथड से आप सिलेक्शन कर सकते हो? इंटरव्यू 3 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल, 1-to-1, इंटरव्यू पैनल्स, सिलेक्शन बोर्ड्स। सिलेक्शन टेस्ट होते हैं जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। रेफरेंस चेकिंग, किसी का रेफरेंस, किसी के रेफरेंस से कोई आया है। वर्क सैम्पलिंग, उसने अपना कोई सैंपल काम दिखाया है कि मैंने पहले यहाँ 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 काम किया था, ये देखो सैंपल। ग्रुप सिलेक्शन मेथड्स, ग्रुप में आप डालते हो लोगों को, कैंडिडेट्स को, और उनको एक टास्क देते हो, और अगर वो परफॉर्म करते हैं तो आपको फिर प्रैक्टिकली नजर आता है कि किस बंदे में कितनी कैपेबिलिटी है और क्या उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, और वो करेगा आगे चल के काम या नहीं करेगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? असेसमेंट सेंटर। अब विच मेथड इज बेस्ट? तो भाई बेस्ट तो आप नहीं बता सकते। बहरहाल एक डेटा है सामने कि 92% जो फर्म्स यूज करते हैं वो इंटरव्यू यूज करते हैं, 74% रेफरेंसेस से चलते हैं, 18% काम सैंपल देखकर चलते हैं, 14% असेसमेंट करवाते हैं, 13% पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, 11% ये करते हैं, 4% बायोडेटा करते हैं, एंड 3% ग्राफोलॉजी करते हैं, हैंड राइटिंग एनालिसिस। ग्राफोलॉजी किसे कहते हैं? हैंड राइटिंग एनालिसिस। तो ये इसमें से कौन सा मेथड बेस्ट है, ये तो बात की कहानी है, तो कोई भी नहीं बता सकता। ये तो सब अपनी कन्वीनियंस, कॉस्ट, टाइम, इन सब के हिसाब से किया जाता है। इंटरव्यूज बड़े, स्क्रीन ब्लैंक है। क्या हुआ? स्क्रीन जो है ब्लैक हुई हुई है। Most firms use selection interviews on one-to-one or panel basis. Interviews have the advantage of flexibility but have limitation as predictors of job performance. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो ज्यादातर फर्म्स हैं वो इंटरव्यूज लेती हैं पैनल की बेसिस पर, और एडवांटेज ये होता है इंटरव्यू लेने का कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है और लिमिटेशंस होती हैं प्रेडिक्ट करने में जॉब की परफॉर्मेंस। जी, सो 1-to-1 इंटरव्यू एक तरीका है, दूसरा पैनल बैठाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में एडवांटेज है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, और लिमिटेशंस ये है कि आप परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उस वक्त इंटरव्यू में तो 15 मिनट का इंटरव्यू है, 20 मिनट का, 1 घंटे का, उसमें आप क्या परफॉर्मेंस तो नहीं जज कर सकते ना। आप उस बंदे से बातचीत करेंगे, हो सकता है वो बातचीत में बड़ा चीता हो, बड़ी बड़ी छोड़ता हो। ठीक है, नेक्स्ट। पर्पस ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यूज। अच्छा, अब आप क्या करें, ये ये और ये 3 सेक्शंस आपके पास टेक्स्ट बुक है? है टेक्स्ट बुक। ये 3 सेक्शंस को आप खुद से पढ़ें। आई एम गिविंग यू 5-7 मिनट्स, और फिर आप मुझे समझाएंगे ये 3 सेक्शंस। ठीक है।
हेलो जी। बिलाल पढ़ लिया? हेलो। जी बिलाल। बिलाल, कैन यू हियर मी? यस। यस। क्या हुआ, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था? ओके जी, समझाइए पर्पसेस ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यूज। अच्छा, मैंने इसकी जगह ना वो ये 7.3 वाला पढ़ लिया, कंडक्ट ऑफ द इंटरव्यू के सारे पॉइंट। अच्छा, ये दोनों नहीं पढ़ा? 3 सेक्शंस पढ़े? नहीं। अच्छा, इसी को बता दे। अच्छा, इसमें जो है इन्होंने वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताए हुए हैं कि किस तरीके के पूछने चाहिए। पहले ओपन क्वेश्चंस, हम्म। यानी कि जो है यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो पूरे के यानी कि प्रॉपर आंसर्स करें। और ये इसलिए पूछे जाते हैं ताकि वो इंटरव्यू फ्लो में चलता रहे। और दूसरे फिर पूछे जाते हैं प्रॉबिंग क्वेश्चंस, ये इसलिए पूछे जाते हैं ताकि वो ये जान सकें कि जो कैंडिडेट है वो कितने अच्छे जवाब दे रहा है, सिग्निफिकेंट जान सकें कि कितना सही जवाब है। फिर पूछे जाते हैं क्लोज क्वेश्चन जो कि यस और नो में पूछते हैं। इसलिए पूछते हैं ताकि जो है वो जिसमें पॉइंट्स देने होते हैं इनको तो पॉइंट्स दे सकें। इसके नुकसान ये होते हैं कि यस और नो में सिर्फ जवाब दे सकता है कैंडिडेट, और ये पर्सनैलिटी नहीं जान सकते कि किस तरीके से बातचीत करता है। और उसके बाद जो नुकसान इसका होता है वो ये होता है कि इंटरव्यूअर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम्म। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसके अंदर कोई सिचुएशन कैंडिडेट को जो है दे देते हैं। तो कि अब इस तरीके की अगर आप सिचुएशन कि जो है अगर किसी सिचुएशन में फंस जाए तो उसको किस तरीके से डील करेंगे। ठीक है। और लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस में जो है वो पूछते हैं कि अगर हमें इस तरीके का कैंडिडेट चाहिए तो वो
जो है इस तरीके से पूछते हैं, इसमें नुकसान ये होता है कि कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यूअर के जो फायदे की बात है उसमें हाँ भर देता है। राइट। तो ये तरह तरह के क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में किए जा सकते हैं। अच्छा जी, पर्पसेस ऑफ सिलेक्शन, इंटरव्यू का पर्पस क्या, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जाहिर है हमें बेस्ट पर्सन की तलाश है फॉर दैट जॉब, इसलिए हम ये सिलेक्शन इंटरव्यूज रखते हैं टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला बंदा कैसा है, किस बैकग्राउंड से है, उसकी क्या सोच है, क्या अपब्रिंगिंग है, एक अंदाजा लगा सकें, ताकि बेस्ट पॉसिबल इम्प्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि इवन जो कैंडिडेट है उसको भी पता चल सके कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन में उसने अप्लाई किया है, वो कैसी है, उसमें काम करने का वर्क एनवायरनमेंट क्या होगा, ताकि उसको भी एक अंदाजा हो जाए कि बिफोर ही कैन डिसाइड कि मुझे यहाँ पे करनी है जॉब या नहीं, तो वो देख ले, मिल ले, समझ ले एक दफा। देन फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट्स, ये जरूरी है कि हम हर एप्लीकेंट के साथ फेयर ट्रीटमेंट करें, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, ये हमें इंश्योर करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर, इसके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। प्रेपरेशन ऑफ द इंटरव्यू, ऑफ कोर्स ये इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन जो है वो इंटरव्यूअर्स को करने पड़ते हैं और इंटरव्यूईज को भी करने पड़ते हैं, तो वो अपने हिसाब से करते हैं, जॉब पोस्ट के हिसाब से करते हैं, इवन जॉब इवन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से करते हैं तैयारी। मोर ओवर किस तरह की तैयारी चाहिए कि वो ये भी पॉसिबल है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख दे कि हम चाहते हैं कि आप तैयार होके आए इंटरव्यू के लिए इस तरह से, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट में या जॉब डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन कर दें। ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज में 1-to-1 है, फेस टू फेस है। अब इन सब के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं, तो फायदे और नुकसानात आपने खुद से गो थ्रू करने हैं। पैनल इंटरव्यूज के भी कुछ फायदे हैं, नुकसानात हैं, सिलेक्शन बोर्ड के भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं, एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स। सो आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू दिस सेक्शन योरसेल्फ। इंटरव्यूज के कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशंस यानी कि जाहिर है 1 घंटे का इंटरव्यू तो नहीं होता, 20 मिनट्स का ज्यादा होता है, 15 मिनट्स 20 मिनट्स, उससे ज्यादा मुश्किल है। कोई बड़ी पोस्ट हो तो फिर 1 घंटे का इंटरव्यू होता है, स्पेशली जैसे कि CSS होता है ना, CSS सिविल सर्विसेज, इसके लिए फिर बड़े बड़े लंबे लंबे इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ इंटरव्यूज क्या है कि स्कोप जो है वो थोड़ा लिमिटेड होता है, आर्टिफिशियलिटी होती है, जाहिर है अगर रिश्ते वाले घर में लड़की का रिश्ता लेकर आ रही हैं तो कोई थोड़ी बोलते हैं हम बड़े बुरे हैं, सब अच्छे से बिहेव करते हैं, है ना। पहले शादी से पहले एंगेजमेंट के दौरान हर कोई बड़ा अच्छे से बिहेव करता है और शादी के बाद रूप ही बदल जाते हैं इंसान ही बदल जाते हैं। तो जाहिर है ऑर्गेनाइजेशंस में भी, क्योंकि देखो मैंने फर्स्ट छूटते साथ ही ये सेक्शन शुरू करने के साथ ही आपको क्या बोला था, इट्स ऑल अबाउट पीपल, लोगों की साइकी समझ जाओ, फिर वही लोग घर पे होते हैं और वही लोग वर्क प्लेस पे होते हैं, तो वही लोग होते हैं ना, तो उसी तरह से बिहेव करेंगे ना, समझ रहे हो। तो अब अगर घर पे घर वाली बात है और घर में कोई रिश्ता आ रहा है या कोई मेहमान बन के ऐसे ही आपसे मिलने आ रहे हैं तो वो अच्छे से ही मिलेगा ना, लेकिन कभी उसके साथ सफर किया है, कभी उसके साथ कोई ट्रेडिंग का मामला किया है, तब आपको उसका हकीकत पता चलेगी कि भाई ये कैसा बंदा है, ये अपनी ट्रेडिंग में सच्चा है, ईमानदार है, ये सफर में कितना कोऑपरेटिव है, कितना इसार करने वाला है, कुर्बानी देने वाला है, बर्दाश्त इसमें कितनी है, तो ये तो सब सफर के साथ पता चलेगा, ठीक है जी। तो यही वो लोग हैं जो घर पे भी जब मेहमान बन के जाते हैं तो एक मुखौटा पहन लेते हैं अच्छे बनने का और बहुत खुश इखलाक होने का, और यही वो लोग हैं जो वर्क प्लेस पे जाते हैं इंटरव्यूज में तो मुखौटा पहन लेते हैं, और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वर्क प्लेस में उनकी असलियत सामने आने लगती है कि भाई ये बंदा कैसा है, इसकी नेचर कैसी है, ये दरअसल इंटरव्यू में तो कुछ और था और हकीकत में कुछ और है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम विद द इंटरव्यू, आर्टिफिशियलिटी। हेलो एंड हॉर्न्स इफेक्ट, हेलो एंड हॉर्न्स इफेक्ट में क्या होता है कि दरअसल जो इंटरव्यू करने वाले लोग बैठे होते हैं ना, जो इंटरव्यू लेते हैं, जाहिर है वो भी इंसान है, उनके दिल में भी हो सकता है या उनके दिमाग में भी कोई कंडीशनिंग है कि जिसमें वो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने आप को लूँ, मैं अगर किसी का इंटरव्यू लेती हूँ, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, तो उसमें क्या होता है कि लेडीज को मैं प्रेफरेंस ज्यादा देती हूँ, क्यों, बिकॉज आई एम अ फीमेल माई सेल्फ, so I give more preference to the females, I give more leverage to them, or I give more space to them, I give more margins to them to to commit a mistake। मगर मैं मेल्स के साथ बहुत हार्श होती हूँ,
सो दैट इज द हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट कि मेरी अपनी जाती प्रेफरेंस, इंटरव्यूअर की अपनी जाती फेवरेटिज्म, या जो चीज उसको नहीं पसंद, हो सकता है वो दिली दिल में क्रिश्चियंस को ना पसंद करता हो बिकॉज ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस विद देम। तो कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से जो सामने बैठा हुआ कैंडिडेट है उसके साथ आप अनफेयर जजमेंट उसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज हेलो एंड हॉर्न्स इफेक्ट। कंटेजियस बायस क्या है कि the interviewer changes the behavior of the applicant by suggestion. The applicant might be led by the wording of questions or non-verbal cues from interviewer to change what they are doing or saying in response. अब यहाँ पे कंटेजियस बायस का क्या मतलब है? आपने ये शायद एक्सपीरियंस किया हो स्टूडेंट लाइफ में कि जब आप स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर कुछ पढ़ा रही होती है तो बीच में टीचर कोई सवाल भी करती है और कुछ बच्चे हाथ उठाते हैं, तो जो हाथ उठाता है टीचर उनसे पूछती है कि हाँ बेटा जवाब बताओ। तो जब बच्चा जवाब देता है, स्पेशली लाइक फॉर एग्जांपल उसने जवाब दिया यस, तो टीचर का एक्सप्रेशन या उसे कह लें बिहेवियर, उसकी आईब्रोज का खड़े हो जाना, वो बच्चे को बता देता है कि शायद उसने गलत आंसर दिया। तो वो फटाफट बोलते हैं नो 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 मिस, नो 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 इज माय आंसर। ठीक है, क्या होता है उसके एक्सप्रेशन को देख के वो अपना आंसर चेंज कर देता है। ऐसे ही घर में भी होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं और मम्मी पापा से वो कुछ मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वहां जाना है, पार्टी में जाना है, तो क्या होता है मतलब वो रिक्वेस्ट करने से पहले देखते हैं कि मम्मी का मूड अच्छा है कि बुरा है। अगर मम्मी का मूड अच्छा है तो हम मम्मी से पूछेंगे, अगर मम्मी का मूड खराब है तो अभी ये राइट टाइम नहीं है। ठीक है, तो बच्चे भी ये बॉडी लैंग्वेज से, एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं। तो सेम वे जो इंटरव्यूईज हैं वो भी मतलब अपना रिस्पॉन्स चेंज कर लेते हैं, राइट? सो दैट इज कंटेजियस बायस। तो अब इस सिनेरियो में कि जब रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है सामने वाले के एक्सप्रेशंस को देख के, तो वहां आप कैसे सही तरीके से जज कर सकते हो कि ये बंदा वाकई में इंटेलेक्चुअल है या नहीं है, या बंदा वाकई में केपेबल है या नहीं है ना। स्टीरियोटाइपिंग यानी कि कुछ तरह के लोगों को ग्रुप कर देना। स्टीरियोटाइपिंग का क्या मतलब है बिलाल, आपकी नॉलेज में क्या? पता नहीं। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं एक दफा गई थी अप्लाई करने कहीं पे ना, तो उन्होंने स्टीरियोटाइप कर दिया कि आप तो लड़की हो, ठीक है, आप कहाँ तक करोगी, आप कैसे करोगी, आप क्यों करोगी, आप कहाँ तक पहुंचोगी, ये आपके बस की बात नहीं। इवन व्हेन आई वाज डूइंग ACCA, जब मैं ACCA कर रही थी एंड आई वाज F5 तक पहुंची थी, तो मुझे किसी ट्यूटर ने मुझे बोला कि देखें आप यहाँ तक तो पहुंच गई हैं, मगर अब आप देखें यहाँ से आगे आप कैसे जाएंगी। अगर आप एक भी पेपर में लुढ़क जाती हैं तो आप कितना डिमोटिवेट हो जाएंगी। तो मुश्किल होगा आपके लिए, मतलब बड़ा मुश्किल होगा ना। मतलब ही वाज इनडायरेक्टली ट्राइंग टू टेल मी कि कहाँ कैसे करोगी, कहाँ तक पहुंचोगी, ACCA तुम्हारे बस की बात नहीं। स्टेरियोटाइपिंग, स्टेरियोटाइपिंग किस बेस पे? चूंकि मैं एक फीमेल हूँ, चूंकि मैं पार्ट टाइम स्टूडेंट हूँ, या चूंकि उसको पढ़ाते हुए लगा होगा कि शायद मैं इतनी ज़हीन नहीं हुआ, आई एम जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, शायद मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लग रहा था या मुझसे हो नहीं रहा था, तो मे बी उसने वो देखते हुए मुझे एक कैटेगरी में डाल दिया, स्टीरियोटाइप कर दिया कि भाई ये तो कर ही नहीं सकेगी और ये कैसे करेगी, ये तो एक फीमेल है, राइट? सो दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। इवन जैसे हम लोग बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप करते हैं हम लोग अपनी आम जिंदगियों में, कि जो हमारे घर में काम करने वाले लोग होते हैं उनके बच्चे, हम लोग यही सोचते हैं ना उनके बच्चों की कहाँ इतनी IQ लेवल है, बेचारों को कहाँ इतना न्यूट्रिशन मिला है, खाने पीने को नहीं है, इनका कहाँ इतना दिमाग होता है, बेचारे इमेच्योर होते हैं, कम अकल होते हैं। स्टीरियोटाइपिंग। मगर क्या ऐसा जरूरी है कि ऐसा हो? क्या हमने ऐसी एग्जांपल्स नहीं देखें कि एक कचरे वाले का बेटा फॉरेन कंट्री चला गया स्कॉलरशिप पे? लाइक ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं।
तो स्टीरियोटाइप कर देना किसी एक चीज को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से, ये तो होते ही ऐसे, या वो कहते हैं ना कि लड़कियों की अकल उनके घुटनों में होती है, ये भी बड़ा कॉमन सा है एक जुमला जो औरतों के लिए कहते हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। ये यूजुअली माइनॉरिटीज के लिए ऐसा होता है, या फिर जो लोअर तबका होता है कौम का, उसके लिए स्टीरियोटाइपिंग ज्यादा की जाती है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट असेसमेंट। इनकरेक्ट असेसमेंट भी हो सकती है ड्यू टू एनी रीजन। हो सकता है जो इंटरव्यूअर है वो केपेबल नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, उसका पहला पहला इंटरव्यू। लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर भी हो सकता है। लॉजिकल एरर में क्या होता है कि बेसिकली टेस्ट की बेस पे, या कोई जवाब गलत दिया कैंडिडेट ने, उसकी बेस पे उसने कहा कि भाई हम इसको नहीं रख रहे, मगर हो सकता है वो बड़ा काम का बंदा हो, राइट। नेक्स्ट, इनएक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर्स। एक्सपीरियंस नहीं है इंटरव्यूअर्स के पास, तो लोगों को पहचानने की परख नहीं है, एप्लीकेंट्स को सही से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, उनके पोटेंशियल को चेक नहीं कर पा रहे, सो दैट इज एन एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर्स, right? So these were the limitations. The final topic, selection testing. What is selection testing? Bilal, पढ़िए. Selection test can be used before or after interview. Intelligence test measures the candidate general intellectual ability and personality. Test identify characters, traits and behavior preference. Other tests are more specific to job. Example, proficiency test. टेस्ट होते हैं कुछ, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करने से पहले एक उनका टेस्ट होता है ना। तो दैट इज काइंड ऑफ कि पहले आप टेस्ट में आपका आईक्यू लेवल उतना आएगा तो फिर हम नेक्स्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, मगर पहले आप ये बेसिक टेस्ट तो आप क्लियर करें ना, क्योंकि जाहिर है अब अगर 50 एप्लीकेंट्स हैं तो अब 50 का तो इंटरव्यू नहीं हो सकता ना। तो 50 को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए पहले उनको सिलेक्शन टेस्ट से गुजारा जाएगा। अब इसमें से सिर्फ 25 रह जाएंगे, अब इन 25 को सिर्फ बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, या अब इन 25 को ग्रुप एक्टिविटी में डाला जाएगा, ग्रुप असेसमेंट। ग्रुप असेसमेंट में फिर उसमें से ये चूज करेंगे 10, और फिर 10 का बस इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से सिलेक्शन टेस्ट होता है ताकि एलिमिनेट करते रहें और एग्जैक्टली बस उन लोगों का इंटरव्यू हो जो लोग वाकई में प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हों, या जिन जो वाकई में डिजर्व कर रहे हों उस पोस्ट को। सो टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट में सेंसिटिव, स्टैंडर्डाइज, रिलायबल, वैलिड, इस तरह का टेस्ट होना चाहिए। 2 टेस्ट हैं, प्रोफिशिएंसी एंड अटेनमेंट, एंड दूसरा साइकोमेट्रिक। प्रोफिशिएंसी एंड अटेनमेंट टेस्ट किसे कहते हैं? मेजर्स एंड इंडिविजुअल्स डेमोन्स्ट्रेटेड कॉम्पिटेंस इन पर्टिकुलर जॉब रिलेटेड टास्क, यानी ऑफ कोर्स जो जॉब वो करने वाले हैं उसमें जो जो उनको मतलब टास्क दिए जाएंगे उसका एक झलक टेस्ट के शक्ल में लिया जाता है कि भाई ये केपेबल है भी या नहीं। ये बड़ा आया ACCA क्वालिफाइड है, जरा उसको 1-2 ACCA के अकाउंटेंसी रिलेटेड क्वेश्चंस तो दो, इसको अकाउंटेंसी रिलेटेड बेसिक्स तो पूछो जरा। तो वो टेस्ट के थ्रू पूछ लेते हैं ताकि पता चले कि ये जो क्वालिफिकेशन लेकर आए कहीं जाली तो नहीं है, वाकई में इसको कुछ आता भी है या नहीं। साइकोमेट्रिक टेस्ट में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखे जाते हैं जिसमें एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी। आपने कभी IQ टेस्ट दिया है बिलाल? गूगल पे होता है IQ टेस्ट, कभी दो, देखो क्या आता है और फिर मुझे बताना कितना क्या रिजल्ट आया। IQ टेस्ट दोगे ना तुम्हें आइडिया होगा कि एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस और ये पर्सनालिटी ये किसे कहते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं इसके। बड़ा मजा आएगा करना, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग, स्पेशियो विजुअल एबिलिटी, परसेप्चुअल स्पीड एंड एक्यूरेसी, फिजिकल एबिलिटीज, ये सारी वही चीजें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लिमिटेशंस ऑफ टेस्टिंग, ऑफ कोर्स देयर इज लिमिटेशन। टेस्ट से हर कोई मतलब आप बंदे की काबिलियत को टेस्ट से तो नहीं भाप सकते ना। कुछ लोग थियोरेटिकली सही नहीं होते, थियोरेटिकली वीक होते हैं, उनको नहीं, वो नहीं कर पाते टेस्ट। टेस्ट के नाम से ही उनको जो है ना पसीने छूट जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, मगर उनको प्रैक्टिकल लाइफ में वो जीनियस होते हैं। तो इट इज पॉसिबल कि आप टेस्ट के जरिए आपने एक रेलेवेंट कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया हो टेस्ट की बेसिस। सो दीज आर सम लिमिटेशंस, यू कैन गो थ्रू देम। अदर सिलेक्शन मेथड्स में क्या है? ग्रुप सिलेक्शन मेथड जिसमें असेसमेंट हो रही है, ग्रुप को सिनेरियो दिया जा रहा है और फिर उसमें उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ग्रुप रोल प्ले एक्सरसाइजेस, केस स्टडीज। एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप सिलेक्शन,
ग्रुप सिलेक्शन के एडवांटेजेस ये हैं कि भाई देखो, जब आप जॉब करने जाते हो तो आपको टीम में काम करना होता है, ठीक है, दूसरे लोगों के साथ काम करना होता है। तो अगर आप टीम में काम नहीं कर सकते, सिर्फ आप सोलो काम करने के आदी हो या बस अपनी चलाने के आदी हो, तो वो सब पता चल जाएगा इस परफॉर्मेंस के थ्रू। और अगर आप टीम के साथ मतलब कोऑपरेटिव हो, अच्छे हो, टीम प्लेयर हो, तो फिर आप देयर इज अ हाई चांस कि आपको जॉब के लिए रखा जाए। लेकिन अगर आप खड़ूस हो, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा और आप किसी के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, आप सिर्फ अपनी चला रहे हैं, तो फिर वहां पे आपका चांसेस कम हो जाते हैं। सो एडवांटेजेस ये है कि आपको प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस नजर आ जाती है कि कौन बंदा कैसा है, आइडिया हो जाता है। रेफरेंस चेकिंग जाहिर है, अगर कोई रेफरेंस है, वो कहीं और जॉब कर रहा था पहले, आपने वहां से पता करवा लिया कि ये कैसा बंदा है, तो आपको एक रिकॉर्ड मिल जाता है कि हाँ ये सही है या नहीं। तो रेफरेंस चेकिंग भी बहुत हेल्पफुल होती है किसी को हायर करने के लिए। रिटन रेफरेंसेस भी एक्सेप्टेबल होते हैं, टेलीफोन रेफरेंसेस भी। इवैल्यूएटिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रैक्टिसेस, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका है हायर करने का, सिलेक्ट करने का, तो उसको भी वक्तन फवक्तन इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या हम सही तरीका अपना रहे हैं लोगों को हायर करने का। क्या जो जिस तरीके से हम लोगों को हायर करते हैं, एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, क्या फिर एम्प्लॉयज हमारे पास टिकते हैं? क्या हमें बाद में पछतावा तो नहीं होता कि ओहो हमने इसको क्यों हायर कर लिया, हमने पहचानने में गलती कर दी? कहीं आप पछताते तो नहीं हो? अगर आप पछता रहे हो तो यू नीड टू इवेल्युएट योर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रैक्टिसेस, एंड यू नीड टू उसको दोबारा से इवेल्युएट करें और उसको दोबारा से ठीक करें। जहां आपको लग रहा है कि ये चीज हम गलत कर रहे हैं, उसको सही करें, करेक्टिव एक्शन में। तो उसके लिए इवैल्यूएशन के लिए कुछ सवाल है जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप से पूछ सकती है कि क्या हम ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं एज पर द बिजनेस प्लान। हाउ फास्ट डू वी रिस्पॉन्ड टू डिमांड्स फ्रॉम लाइन मैनेजर्स फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स, यानी लाइन मैनेजर ने कहा कि वैकेंसी हो गई है, तो हम कितनी जल्दी उसको फटाफट से एक नया एम्प्लॉय ला कर देते हैं। क्योंकि जितना डिले हम करेंगे या जितना टाइम लगाएंगे हायरिंग में, तो उतना ही काम डिले होता जाएगा, रुकावट होती जाएगी, ठीक है, वो जगह खाली है और वहां पे फिर मसले मसाइल शुरू होने लगेंगे। नेक्स्ट, डू वी गिव और रिसीव गुड एडवाइस ऑन लेबर मार्केट ट्रेंड्स। क्या हम एक अच्छी एडवाइस या हमारे एक अच्छी एक्सपर्टीज, नॉलेज, एक्सपीरियंस होता जा रहा है इसमें या नहीं? डू वी सिलेक्ट राइट एडवर्टाइजिंग मीडिया, क्या हम सही एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्ट करते हैं या नहीं? हाउ इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव इज आर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजिंग, क्या हमारी रिक्रूटमेंट कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं? हाउ डू आर रिक्रूट्स एक्चुअली परफॉर्म, हम जिनको हायर कर लेते हैं वो फिर कैसा परफॉर्म करते हैं, कहीं हम बाद में पछताते तो नहीं है? डू वी रिटेन आर न्यू रिक्रूट्स, क्या जो जिन लोगों को हमने हायर किया वो हमारे पास टिकते हैं या नहीं टिकते या भाग जाते हैं? तो ये सारी चीजों का जवाब जब आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मॉनिटरिंग वर्कफोर्स, एटीट्यूड सर्वेज, एक्चुअल इंडिविजुअल जॉब परफॉर्मेंस, ये भी कुछ तरीके हैं जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं। इम्प्रूव कैसे करें? इम्प्रूविंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर्स, इम्प्रूव कैसे करें? हम इम्प्रूव कर सकते हैं पॉलिसीज और गाइडलाइंस को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी मिस्टेक्स को देखते हुए। हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक नया सिस्टमैटिक प्रोसीजर। हम एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सिलेक्टर्स को, इंटरव्यूअर्स को। हम जॉब एडवर्टाइजिंग को ऑडिट करवा सकते हैं कि भैया ये कैसी जॉब एडवर्टाइजिंग हमारी कैसी है, अच्छी है, ठीक है, गलत है, हम बिला वजह ज्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे इस पे, हमारे वर्ड्स, यूज ऑफ वर्ड्स कैसे हैं, क्या लोगों को, एप्लीकेंट्स को, कैंडिडेट्स को वो समझ भी आ रहे हैं या नहीं समझ आ रहा। वाइडनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रेपर्टोयर ऑफ सिलेक्शन टेक्निक्स, ऑफ कोर्स सिलेक्शन टेक्निक जितनी वैरायटी होगी उतना आप ठोक बजा के बोल सकते हैं कि हाँ मेरा एम्प्लॉय मैंने सही चूज किया, सही कैंडिडेट चूज किया, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट से भी गुजारा, क्लियर हो गया, मैंने इसको ग्रुप असेसमेंट से भी गुजारा, क्लियर हो गया, मैंने इससे इंटरव्यू भी लिया, क्लियर हो गया। तो ये तीनों चीजें गुजार के मुझे 70-80% श्योरिटी हो जाती है, ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैंने सही बंदे को हायर किया।
The possible use of recruitment or selection agencies and consultants. आप outsource चाहें तो outsource कर लें. You should not hesitate in outsourcing if you feel that your organization is not competent enough, is not experienced enough in hiring employees or in hiring appropriate candidates. ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह. कोई सवाल यहाँ तक बिलाल? नहीं. ओके जी. ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.